नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, सितारों के टूटने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन इन दिनों हिंदी की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे लग रहा है जैसे आसमान टूट रहे हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमने विनोद कुमार शुक्ल को खो दिया और जनवरी की शुरुआत में ज्ञान रंजन को। ये जो दो व्यक्तित्व हिंदी के थे, हिंदी की समृद्धि के, हिंदी के शक्ति के प्रतीक, ये दोनों चले गए। और इनके साथ मुझे याद आया कि हिंदी का बौद्धिक पर्यावरण कैसे लगातार एक ऊसर में बदलता चला जा रहा है। बीते 2 दशकों में हमने उन तमाम मूर्धन्यों को खो दिया जिनके साये में जैसे हम बौद्धिक तौर पे साहित्यिक रूप से प्रशिक्षित हुए थे, जिनसे हम सीखा करते थे, जिनसे हम दृष्टि पाते थे, जिनसे हम दिशा और शक्ति पाते थे। आप याद कर सकते हैं, नामों का एक पूरा सिलसिला है। नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, केदारनाथ सिंह, कृष्ण बलदेव वैद, कुंवर नारायण, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, और ये सूची नीचे तक जैसे असमाप्त हुई जा रही है। मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, विष्णु खरे। लग रहा है जैसे हम एक ऊसर में खड़े रह जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक उन मूर्धन्यों को खोते जा रहे हैं जिन्होंने हमारी निर्मिति में बड़ा योगदान दिया। विनोद कुमार शुक्ल और ज्ञान रंजन, ये दो लगभग हम उम्र थे। विनोद जी ने इसी 1 जनवरी को अगर वो होते तो अपने 90 साल पूरे कर लिए होते, और ज्ञान रंजन इसी नवंबर में 90वें साल में अपने दाखिल हुए थे। वो 89 पार कर चुके थे। ये सच है कि दोनों कई मामलों में एक दूसरे से विपरीत थे। विनोद कुमार शुक्ल बला के संकोची, अपने घर और अपने संकोच से बाहर न निकलने को तैयार, तो ज्ञान रंजन लगभग हर जंजीर तोड़ देने पे आमादा, एक सार्वजनिक उपस्थिति के लिए बेकरार, और किसी भी संकोच के बाहर जाकर किसी भी तरह के खुरदरे यथार्थ को रख देने का मादा रखने वाले कथाकार। कई बार मुझे लगता है कि ये 2 विपरीत ध्रुव हिंदी का अलग अलग मिजाज बनाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अगर हिंदी की चुप्पी के प्रतिनिधि हैं, तो ज्ञान रंजन हिंदी की उस चीख के जो इस माहौल पे को देखकर हमारे भीतर कभी पैदा होती है, कभी घुट के रह जाती है। ज्ञान रंजन, ये सच है कि इन दिनों कहानियां नहीं लिख रहे थे। अपनी पत्रिका पहल उन्होंने बंद कर दी थी। इसके अलावा अगर वो सक्रिय थे तो कुछ साक्षात्कारों में, कुछ व्याख्यानों में और मित्रों से मेल मुलाकात में। इसके बावजूद एक भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद, उनके गुजरने के बावजूद लग रहा है कि हिंदी का शोक कितना घना है, उनकी उपस्थिति कितनी प्रबल, कितनी प्रखर थी, हिंदी में किस तरह छाई हुई थी। आखिर इसका राज क्या है? ज्ञान रंजन क्यों अब तक इतने महत्वपूर्ण बने हुए थे? अब तक क्यों हमारे अवचेतन में उनकी एक बेहद खास जगह रही? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। एक जवाब जो सबसे पहले मुझे ध्यान आता है वो उनकी कहानियां देती हैं। उन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी, यानी जितना कथाकार लिख डालते हैं, मतलब उसके मुकाबले शायद 25 कहानियां, लेकिन इन्हीं 25 कहानियों के दम पे उन्होंने हिंदी में अपनी बेहद विशिष्ट जगह बनाई। इन कहानियों में ऐसा क्या था? वे बहुत घटना प्रधान कहानियां नहीं हैं। 60 के दशक की जो मध्यवर्गीय रोमानियत वाला दौर था, हालांकि उसमें भी अपनी तरह की कसमसाहट थी, अपने समय से लड़ने का एक जज्बा था, लेकिन अचानक ज्ञान रंजन आते हैं और एक कुछ ऐसी कहानियां लाते हैं जिसमें लगता है कि पुराने दौर की कहानियां तो
बिल्कुल सतही और सपाट हैं। ज्ञानरंजन की इन कहानियों में ऐसा क्या है खास? वो कहानियां जो हैं वो प्रक्रियाओं में ज्ञानरंजन झांकते थे, घटनाओं में नहीं। वो उन कोणों को देख लेते थे जो हमसे अमूमन छूट जाती हैं, उन पहलुओं पे उनकी नज़र होती थी जो हम मिस कर देते हैं। जैसे मुझे उनकी कहानी अमरूद का पेड़ याद आती है। अमरूद का पेड़ एक मामूली सी कहानी हो जाती अगर उसमें ज्ञानरंजन की बहुत पैनी प्रखर वेधती हुई भाषा का कमाल नहीं होता, उनके दृष्टि का कमाल नहीं होता। एक पेड़ है जिसकी स्मृति है, जिससे विछोह का दुख भी है, और अंत में वो पेड़ काट दिया जाता है। लेकिन वो पेड़ एक परिवार का पूरा पर्यावरण बनाता है। उसके शुभ अशुभ की याद के साथ, उसके अंदेशे, उसकी संभावनाओं से लैस वो पेड़। और धीरे धीरे कथाकार लिखता है अंत में, अंतिम हिस्से में, कि वो पेड़ काट डाला गया। इससे ज्यादा मायूस करने वाली बात, मुझे ठीक ठीक शब्द याद नहीं है, भाव ये था कि माँ के भीतर जो अशुभ का जो मिथ्या भाव मजबूत हो रहा था, उसको उनकी संतानें काट नहीं पाई, उनको दूर नहीं कर पाई, उनको आश्वस्त नहीं कर पाई, जो आश्वस्ति किसी जमाने में उनके पास थी। ये बड़ी मार्मिक सी बात है। इसी तरह पिता नाम की उनकी कहानी, या आप बहिर्गमन, जो कायदे से जिसको अभिजात्य बौद्धिकता कहते हैं, उसके भीतर के कुरूप खोखलेपन को, उसकी अश्लीलता को दिखाने वाली एक कहानी जो है, या बिल्कुल तलछट को छूती घंटा जैसी कहानी। ज्ञानरंजन की इन सारी कहानियों को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इसमें ज्ञानरंजन लगातार अपनी भाषा के साथ बने रहते हैं। कोई और कथाकार होता तो ये शिकायत होती कि आखिर वो चरित्रों की भाषा क्यों नहीं इस्तेमाल करता है, आखिर उसकी भाषा बदलती क्यों नहीं है। ज्ञान जी की कहानियों की खूबी ये है कि भाषा तो वो बदलते हैं, लेकिन वो अंततः ज्ञानरंजन की ही भाषा होती है, किरदारों की भाषा होते हुए भी। जैसे ज्ञानरंजन एक वेधती हुई सच्चाई को हर किरदार के हिस्से की एकदम अपनी भाषा में रख रहे होते हैं, और यहाँ से उनकी कहानियों की प्रखरता जो है वो कुछ और तीखे ढंग से हमारे सामने आती है। मैं उन कहानियों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं बात कर रहा था कि उनकी अहमियत क्या है, हमारे दौर में उनको क्यों याद किया जा रहा है। वो जितने बड़े कथाकार रहे, करीब उतने ही बड़े या उससे कुछ बड़े संपादक रहे। पहल जो है हिंदी की सबसे ग्लैमरस, बौद्धिक ढंग से ग्लैमरस अगर शब्द इस्तेमाल करना चाहूँ, यही शब्द मुझे सूझ रहा है, ऐसी पत्रिका थी जिसमें हम सब छपना चाहते थे। मेरा सौभाग्य कि मैं उसमें छपा। निश्चित तौर पे जो पहल का दूसरा दौर था, एक बार ज्ञान जी ने पहल बंद की, दोबारा उसको शुरू किया। उस दूसरे दौर में जब हम लोग युवा से थोड़े और बालिग हो रहे थे और परिपक्व हो रहे थे, तो ज्ञान जी ने हमें लिखने का मौका दिया, हमें वहाँ छापा। पहल जो है पिछले 40 साल से कम हिंदी की वैज्ञानिक चेतना का, हिंदी की बहसों का सबसे प्रामाणिक किस्म का आईना बनी हुई थी। पहल के अंक लोग संभाल के रखते थे, उसका इतिहास अंक अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है। पहल की मार्फत जो बहसें चली, वो वैसी बहसें बाद के दौर में राजेंद्र यादव ने हंस में चलाई, ये ठीक है, लेकिन पहल का योगदान बहुत बड़ा रहा हिंदी की बौद्धिकता को संवारने में, हिंदी की वाम और प्रगतिशील चेतना को संवारने में। असल में जितने बड़े संपादक रहे वो, जितने बड़े लेखक रहे वो, उतने ही बड़े संगठनकर्ता, आयोजक और व्यक्ति भी रहे। वो प्रगतिशील लेखक संघ के अपने जुड़ाव के साथ तमाम जगहों पे तमाम तरह के आयोजनों से जुड़ते, लोगों से बात करते, युवाओं तक पहुंचते और एक अजब सी ऊष्मा और ऊर्जा से लैस मिलते।
वो लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनमें युवाओं वाला उत्साह जैसे बचा हुआ था। मुझे एक घटना बिल्कुल हाल के दिनों की याद आ रही है। मुझे एक कॉफ़ी हाउस पे कुछ जानकारी हासिल करनी थी एक लेख के सिलसिले में। मुझे लगा कि ज्ञान रंजन इसके बारे में बता सकते हैं। मैंने ज्ञान जी को फ़ोन किया। उन्होंने अपने लहजे में कहा, उनकी आवाज़ बड़ी कड़क आवाज़ थी। कहा, प्रियदर्शन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे, आप कॉफ़ी हाउस घूमते रहे हैं अलग अलग शहरों के, तो मैं कॉफ़ी हाउस के बारे में जानना चाहता हूँ। वो भूल गए कि उनको कोई जल्दी है, कोई हड़बड़ी है। अगले 20-25 मिनट या शायद आधे घंटे भी हो गए होंगे, वो लगातार कॉफ़ी हाउस के बारे में बोलते रहे, उसके इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, कैसे कोऑपरेटिव के रूप में कॉफ़ी हाउस खड़ा हुआ, कैसे वहाँ जो वेटर काम करते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अपने ग्राहकों का ख्याल रखते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, और किस तरह कॉफ़ी हाउस की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को गोपालन साहब ने नेहरू के कहने पे संभाला। वो इतिहास नहीं बता रहे थे, वो संस्कृति नहीं बता रहे थे, वो अपने जुड़ाव को बता रहे थे। वो याद करने लगे कि किन किन शहरों में वो कॉफ़ी हाउसों में जाते रहे हैं, और उन्होंने ध्यान दिलाया कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉफ़ी है, बड़े आउटलेट्स की, उनके मुकाबले इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी का स्वाद, उसकी खुशबू दोनों कुछ अलहदा हैं, जिनको अलग से पहचाना जा सकता है। जब ज्ञान जी ये सारी बातें कर रहे थे तो लग रहा था कि उनकी आवाज़ में वो कॉफ़ी घुल गई है, उसकी गंध और खुशबू शायद 1000 किलोमीटर दूर बैठा मैं उस आवाज़ से महसूस कर पा रहा था। ये ज्ञान जी की जिंदा दिली थी, ये ज्ञान जी की संवाद धर्मिता थी, ये ज्ञान जी की, ये सच्चे कि ज्ञान जी दोस्तों और विरोधियों से भी घिरे रहे। उन्होंने भी, चूँकि उनका एक वाम पक्ष था, एक प्रगतिशील पक्ष था, जिसकी उनको जिसके साथ वो आम लोगों की बात करते थे, लेकिन उनसे बहस करते हुए, उनसे बात करते हुए एक तरह की बौद्धिक त्वरा हमेशा आपको घेरती थी। एक बेचैनी उनकी आंख में होती थी, एक आत्मीयता उनकी आवाज़ में होती थी, एक तड़प उनकी पुकार में होती थी, और सब कुछ मिलाकर एक चुंबक जैसा व्यक्तित्व बनता था जिसका नाम ज्ञान रंजन था, जो हिंदी की दुनिया में और हिंदी कहानियों को लेके उनका यथार्थ बोध बहुत पक्का था। मैं जब सारी बातें कह रहा हूँ तो कई बातें छूट जा रही हैं, कई बातें बाद में याद आ रही हैं। जैसे वो बहुत खरे ढंग से उनकी जो किताबें बाद के वर्षों में आईं, कबाड़ खाना या उपस्थिति का अर्थ या अमरूद की खुशबू, जिसमें बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी उनके बारे में लिखा, लेकिन ये बार बार दिखता रहा तमाम प्रशंसाओं आलोचनाओं के बीच कि ज्ञान रंजन एक बहुत कद्दावर किस्म के व्यक्ति रहे। ऊंची आवाज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कड़क सी आवाज़ में बहस करने वाले, एक लोकतांत्रिक किस्म का मिजाज भी रखने वाले, लोगों से उलझने वाले भी, लेकिन अंततः सबका ख्याल रखने वाले, सबके लिए जगह बनाने वाले, और ये समझने वाले भी शायद कि कौन सी चीज़ कब शुरू करनी है, कब ख़त्म कर देनी है। पहल को उन्होंने बाकायदा जिस तरह बंद किया, मैंने उनसे पूछा था कि क्या साधनों की कमी थी। ज्ञान जी ने कहा कि ना, साधन तो उनके पास बेशुमार आ रहे थे, अलग अलग लोग उनकी मदद करने को भी तैयार थे, लेकिन उनको लगा कि अब पहल को स्थगित करने का, रोकने का समय आ गया है। तो ये ज्ञान जी थे, उनकी कहानियाँ, उनका गद्य, उनके संस्मरण अभी लगातार आप देखते सुनते रहेंगे, पढ़ेंगे। पुस्तक मेले में आपको उनकी किताबें भी मिलेंगी। ज्ञान जी होते तो कहते कि शोक का भी इस्तेमाल है,
शौक के नाम पे किताबें बेची जा सकती हैं, तो हो सकता है इस पुस्तक मेले में विनोद कुमार शुक्ल और ज्ञान रंजन दोनों की किताबें खूब बिकें। मैं भी चाहता हूँ बिकें, क्योंकि इस यथार्थ बोध के बावजूद कि हम इन दिनों सब कुछ का बाजारीकरण कर बैठे हैं, ये ख्याल जाता नहीं कि हिंदी के पाठकों तक अधिकतम ज्ञान जी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए, उनके कृतियों को, उनकी रचनाओं को, उनके विचारों को। शुक्रिया।